अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। मैं हूं सलमा कौसर। क्या हरधर्मी जिद और अनाज चेयरमैन पीटीआई को ले बैठी? सियासी और गैर सियासी हलकों में आवाजें उठ रही हैं कि पहले तो पार्टी का शिराजा बिखरा, अब किरचियां हो गई। परवेज खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बना ली। उनके मुखालिफ महमूद खान समेत 57 साथियों को ले उड़े हैं। रियासत मुखालिफ बयानिए ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईंट से ईंट बजा दी। कासिम के अब्बा अपना बयानिया बदलेंगे या धाक के वही तीन बात। और इलेक्शन से उम्मीदें लगाने वाले भी ज्यादा खुश ना हो। वजीर आजम रोज नई खबर दे रहे हैं। कभी कहते हैं 14 अगस्त को हम चले जाएंगे, कभी कहते हैं वक्त से पहले हुकूमत छोड़ देंगे। वजीर दाखिला ने मर्दमशुमारी के नताइज नोटिफाई करने से इनकार कर दिया है। हालात बताते हैं कि जिस मर्दमशुमारी को जवाज बनाकर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन रुकवाए गए, उस मर्दमशुमारी पर आम इंतखाबात भी नहीं होने वाले। कराची वालों के मसाइल जू के तू हैं, कम गिने जाने का शिकवा लिए MQM भी नाला नजर आती है। अब सवाल ये है कि आखिर होगा क्या, और नाक से लकीरें निकालकर IMF से जो पैसे लिए गए वो कहाँ जाएंगे? सुना है इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसों की बंदर बांट शुरू हो गई है और हलकों में तरक्याती कामों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए हैं। इस सब के बावजूद आम आदमी रिलीफ के लिए तरस रहा है। बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया गया है, गैस की कीमतें बढ़ने वाली है, पेंशन्स खत्म कर दी जाएंगी, मगर सरकार बहादुर की शान में कोई कमी नहीं आएगी। ब्यूरोक्रेसी, अरकान पार्लियामेंट और वज़रा की फौज जफर मौज के शाहाना अंदाज जू के तू रहेंगे। अपने तजियाकारों के पैनल का तारुफ करवाए देती हूँ, उसके बाद बाकायदा आएंगे गुफ्तगू का इन्हीं तमाम मामलात पर। हमारे साथ आज मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, अनवर रज़ा साहब और जुल्फ़िकार राहत साहब हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। एहतशाम साहब, नई पार्टी बनी है आज PTI पार्लियामेंटेरियंस। रातों रात ये सब क्या हुआ? एकदम से पार्टी का ऐलान कैसे हो गया? कब से ये खिचड़ी पक रही थी? अंदर की क्या खबर है आपके पास? सलमा, कहते हैं पाकिस्तानी सियासत में कोई भी लम्हा दिलचस्पी से खाली नहीं होता, और इसीलिए पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है इट्स अ हैपनिंग कंट्री। रोज़ाना कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा होता है। आप पिछले अप्रैल को देखें, जिस अंदाज में PTI की गवर्नमेंट को वोट आउट करके घर भेजा गया, उसके बाद फिर देखें वो 3.5 साल जिनमें इनकी पार्टी के लोग नाराज़ होकर चले गए क्योंकि परफॉर्मेंस डिलीवरी नहीं थी। उसके बाद इनके हक़ में पब्लिक ओपिनियन बनना शुरू हो गई, अखबारात ने भी लिखा, मीडिया भी इनके हक़ में आना शुरू हो गया, ज़्यादती हो गई। उसके बाद फिर गलती आफ्टर गलती, जो मैं कहता हूँ ना कि गलतियाँ वो कहते हैं भांज नहीं होती, अंडे बच्चे देती रहती हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ये हुआ कि इन्होंने जो सियासी लड़ाई सलमा लड़नी थी डॉक्टर साहब, वो तो लड़ी इन्होंने खूब PDM की जमातों के साथ, लेकिन साथ साथ जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लड़ाई शुरू कर दी। अब एक स्टेज आई कि लोगों ने महसूस किया कि शायद इनको एहसास हो कि शायद ये बहुत आगे चले गए, इनको सॉरी करके वापस आना पड़ेगा, लेकिन नहीं आए। फिर तोरा इम्तियाज़ देखें फाइनली क्या होता है, 9 मई आता है, उसके बाद तो हर चीज़ बिगड़ के रह जाती है। जिस तरह रियासत को टेक आउट किया गया, हालात इतने ख़राब हो गए, पार्टी तितर बितर होना शुरू हो गई, जिसका आप जिक्र कर रही हैं। और आज फिर आप असलम खटक, जो एक बहुत बड़ा लीडर था इनका और एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत KP के, अभी आप देखें पीपल्स पार्टी में रहे, कहाँ रहे, जब से वो छोड़ के गए। भाई देवा, आज उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया तो आज ही उमर अयूब ने उनको पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन इशू किया। पार्टी में अब तक मौजूद थे। सही। अब हुआ क्या? हुआ ये कि पिछले 2 हफ्तों से अनवर रज़ा हो रहा था कि इनके राब्ते पीपल्स पार्टी के साथ, PMLN के साथ। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं PMLN ने मना कर दिया, मेरी इत्तला है कि वो चाहते थे, क्योंकि आप देख लें पिछले 50 सालों में पीपल्स पार्टी, PMLN, KP में कोई उनकी जगह नहीं, कोई रूट्स नहीं बने। उनका ये ख्याल था एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, धड़ेदार आदमी है, पीछे वोट बैंक भी है, ज़बरदस्त लोग हैं, इनको साथ में लाया जाए। हम सब लोग सोच रहे थे कि कोई फ़ैसला नहीं किया, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना, सज्जी दास के खबी मारना, इन्होंने वही किया। इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, अंदर ही अंदर खटक साहब काम करते रहे। आज 57 लोगों के साथ जिस तरह सामने आए हैं, इन्होंने सबको हिला के रख दिया। भाई दी मुशर्रफ के ज़माने में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी थी, अब PTI पार्लियामेंटेरियन बनी है। मेरा अपना ख्याल है इस्तेकाम पार्टी में इलेक्टेबल बहुत ज़्यादा है, लेकिन 53 लोगों का छोड़ के चले जाना, ये इतना बहुत बड़ा नज़रियाती बेस था। 57 नज़रियाती बेस था। लोग कहते थे सवाल ही नहीं पैदा कोई तब्दील होगा। अभी देखें उनका जो सबसे बड़ा मुखालिफ था, जिनकी वजह से वो अपने लीडर से, कासिम के अब्बा से नाराज़ हुए थे, महमूद खान, वो भी आज उनके साथ खड़ा हो गया। उनको भी लग रहा है कि जी सूबे का हालात ख़राब है, डेमोलेशन स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं वो। अब असली बात जो है ना वो ये है कि आज मेरी जो आप पूछ रही हैं डॉक्टर साहब, मेरे एक बड़े करीबी जो कासिम के अब्बा के दोस्त हैं, उनसे मुलाकात रहती, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी कुछ बात तो बताएँ। कहने लगे एक बात मैं बता सकता हूँ कि पार्टी के अंदर उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, हमें इस चीज़ का एहसास है, लेकिन चेयरमैन वो कहते हैं कि 3 बंदों पे पिछले 3-4 महीने से वो बिल्कुल एतमाद नहीं करते। तो उनमें ये भी शामिल है
اسد عمر بھی، شاہ محمد قریشی بھی، لیکن وہ معاملات کو چلا رہے تھے۔ اب ایک بات، آخری بات یہ ہے کہ کیا الیکشن میں اس کا کچھ فرق پڑے گا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک بڑی پارٹیوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور کے پی کی حد تک میرا خیال ہے یہ لوگوں کو بہت بڑا سرپرائز دیں گے۔ میں وہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جائے۔ انور رضا صاحب، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز، کیا یہ نام رکھنا ایک اسٹریٹجک موو تھی؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، اور پھر جب الیکٹیبلز کی بات ہوتی ہے ان کا ایک پارٹی میں جمع ہو جانا، وہ بھی ظاہر اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی بنی، اس میں ظاہر ہے سب کے اپنے اپنے مفادات تھے، لیکن سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے۔ اب پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں 57 ہیں، آئی ایم شیور وہ الیکٹیبلز ہی ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے وہ سب اراکین اسمبلی رہ چکے ہیں، تو ان کا فائدہ کیا ہونے والا ہے پرویز خٹک صاحب کو؟ دیکھیے سلما، آپ کو اگر یاد ہو کہ پنجاب اسمبلی جب ڈیزالو کرنی تھی اس وقت بھی کے پی کے والوں نے بڑا دور اندیشی سے اور بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ اب بھی اگر آپ کو یاد ہو تو اسٹیبلشمنٹ نے زیادہ زور لگایا تھا پنجاب میں، اور اس طرح وہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو شاید کمزور نہیں کر سکے جس طرح آج ڈنٹ جو پڑا ہے پی ٹی آئی کو کے پی کے میں۔ دیکھیے 57 ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اور اس موجودگی سے جتنا نقصان پی ٹی آئی کو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں پنجاب میں بھی اتنا نہیں ہوا تھا۔ دیکھیے استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس میں بہت سارے الیکٹیبلز ہیں، لیکن سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں، ان کو ایک اسٹیبلشمنٹ نے اور حالات نے جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ اس کی نسبت اگر پرویز خٹک صاحب کی بات کریں تو دیکھیے یہ وہ سی ایم ہے محمود خان جن کو پرویز خٹک نے سی ایم بنایا تھا، وہ ان کے ساتھ ہیں اور الیکٹیبلز ان کے ساتھ ہیں، اور ایک نظریاتی طور پر لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں جن کی ایفیلیشن خان پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ تو تھی، لیکن اس سے زیادہ ان کی وفاداری لائلٹی جو تھی وہ پرویز خٹک کے ساتھ تھی، اور انہوں نے یہ ثابت کیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب اسد کیسر نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا تو اس وقت پرویز خٹک بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی تھی، لیکن وہ پولیٹیکلی کوئی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے گرد جو لوگ تھے ان کو وہ اپنے ساتھ شامل کرتے رہے، اور آج انہوں نے جو اعلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا، یہ ایک مضبوط جماعت ہوگی، اور آپ دیکھیں گی کہ کے پی کے میں وہ ایک اچھی حیثیت کے ساتھ ابھریں گے، اور نیشنل اسمبلی کی نشستیں بھی لیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تو ہے، لیکن انہوں نے خود سے پولیٹیکلی بہتر فیصلے کر کے پرفارم کیا کہ اتنا زور پی ٹی آئی پر جو پنجاب میں لگا تھا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ اگر کے پی کے میں اتنا لگتا تو زیادہ نتائج حاصل ہوتے۔ لیکن پھر بھی پرویز خٹک کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے 57 الیکٹیبلز کو ساتھ لا کر اور انہوں نے ایک جماعت کا اعلان کیا۔ اس سے میں آپ بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو حقیقی معنوں میں اب یہ ڈنٹ جو ہے نا وہ پڑا ہے، جس سے انہیں نقصان بھی ہوگا۔ یعنی آپ اور احتشام صاحب بالکل ایک پیج پہ، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے، ڈاکٹر فاروق 9 مئی کے جو واقعات تھے اس پہ میجر گورو آریہ جیسے لوگ انڈیا میں بیٹھ کے پورے ویلاگز کرتے تھے، اور کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، جو کہتے تھے کہ عمران خان کے فالوورز ہیں، یہ سب لوگ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ موجود ہیں، تب تک ان کی لائلٹیز ان کے ساتھ تھی۔ پھر جن مقامات پہ حملے ہوئے وہ بھی پن پوائنٹ کر کے ٹارگٹ کر کے کیے گئے، یہ سوچی سمجھی حکمت عملی تھی جس میں یہ تمام لوگ شامل تھے، چاہے وہ پارٹی چھوڑ کے گئے، چاہے انہوں نے سیاست چھوڑ دی، چاہے آج وہ فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں، کچھ بھی سچویشن ہو، یہ سب لوگ اس وقت ایک پیج پہ تھے۔ آج یہ سب اگر علیحدہ ہو رہے ہیں، کیا کسی پریشر میں آ کے ہو رہے ہیں، یہ ان کا ذاتی ڈیسیجن ہے کہ ان کو اب پولیٹیکلی فائدہ ہونے والے ہیں الگ ہونے؟ جی سلمہ، دیکھیے پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ جس صوبے میں پی ٹی آئی کے کان میں آذان دی گئی تھی، اسی صوبے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی شاید آخری نماز بھی وہیں پڑھی جا رہی ہے۔ آپ نے سب نے کہا کہ کوئی 5 درجن کے قریب ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں۔ اب ہمارے ہاں پاکستان میں جو سیاسی جماعت کا ڈھانچہ ہے اس میں سب سے اوپر تو پارٹی کا لیڈر ہے، جس کو آپ ہمیشہ قاسم کا ابا کہتے ہیں، معلوم نہیں سلیمان کا ابا آپ نے کبھی نہیں بولا، ابو سلیمان تیسرے بڑے بیٹے سے کنی بات نہیں کہیں۔ اچھا، تو ٹاپ پہ تو ہمارے ہاں وہ پارٹی لیڈر ہوتا ہے، اور وہ تقریباً آپ سمجھیے کہ وہ اس کو کلٹ لیڈر ہی سمجھے سبھی سیاسی جماعتوں کے اندر، اور سب سے نیچے جو ہے وہ ووٹر ہوتا ہے یا سپورٹر ہوتا ہے، اور درمیان میں یہ الیکٹیبلز ہیں جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں جو 57 ہیں۔ تو اگر درمیان سے آپ الیکٹیبلز کو نکال دیں اور بے شک نیچے ووٹرز جو ہیں، جو سپورٹرز جو ہیں وہ بیٹھے بھی رہیں، تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹی کا ڈھانچہ ایک دفعہ آپ سمجھے مکمل طور پہ جو ہے وہ ہل گیا ہے۔ 9 مئی کا بار بار ذکر کیا گیا، میرا خیال ہے کہ ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ۔ ایک اشاریہ اس میں یہ ملتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا 9 مئی کے بعد، تو اشارہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جو چیئرمین شپ ہے، اس کے نظریے سے اتفاق نہیں کر رہے۔ جو کچھ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کیا، ویدر وہ ریاست کے خلاف تھا، ریاست دشمن سٹانس تھا، اس کے ساتھ ہم اگری نہیں کر رہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ۔
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जुल्फ़िकार राहत साहब, वैसे तो लाहौर आजकल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का गढ़ बना हुआ है और वहाँ पे भी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, उस पे बाद में आएंगे, लेकिन इस स्पेसिफिक पार्टी की पहले बात कर लेते हैं। आज जो बनी है नौज़ायदा पार्टी, आप इसको कह लें, पॉलिटिशियंस तो सारे पुराने और पूरी एक तारीख रखते हैं। पीटीआई से सियासी गलती सबसे बड़ी क्या हुई थी जिसके बाद ये जमात टूटने की बुनियाद पड़ी और आज ये हालात हम देख रहे हैं? पहली गलती क्या थी पीटीआई की तरफ से? देखिए 9 मई का तो हम सब हवाला देते हैं, लेकिन पीटीआई के टूटने की बुनियाद बहुत पहले इमरान खान ने खुद, यानी चेयरमैन पीटीआई ने खुद रखी थी सही। और वक्तन फवक्तन उसका इजहार मुख्तलिफ शक्लों में सामने आता रहा, लेकिन लोग साथ जुड़े रहे। कोई किसी वजह से, कोई हल्के की मजबूरी की वजह से, कोई पॉपुलैरिटी के जोन में, लेकिन क्यों ही सबको मौका मिला तो उसके बाद पार्टी आपको बिखरती हुई नजर आई। मैं समझता हूँ कि पार्टी को तबाह करने के लिए चेयरमैन पीटीआई ने बड़ी मेहनत की है। ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये उनकी कई सालों की मेहनत है और शायद इसलिए उन्होंने ये मेहनत की है कि वो समझते हैं कि मैंने पार्टी बनाई थी और उसको तबाह करने का इख्तियार भी मेरा है। जो शख्स रवायती सियासत करता है और इनकलाबी ज़हन रखता है, यानी ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझता, जेब में मसूद ने कभी फर्क नहीं रखा, डेरेदारी पे वो बिलीव नहीं करते, रवायती सिस्टम की बहुत सारी चीज़ें वैसे ही मिसिंग है, उनकी पर्सनैलिटी से, जिंदगी से मिसिंग है, किसी को इज्जत देने के लिए वो तैयार नहीं। बहुत सारे लोग अनाइड थे। क्यों ही मौका मिला और एक ब्लंडर हुआ, एक गलती हुई 9 मई के शक्ल में, तो उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों को मौका मिल गया। देखिए, जब आप खुदकुश बमबार बनते हैं तो फिर आपको पता है कि खुदकुश बमबार के साथ क्या होता है, तो वही हुआ। सवाल ये था कि आप जो लीडर होता है उसका मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करना नहीं होता, दीवार के साथ टक्कर मारना नहीं होता, उसका मतलब सेफ लैंडिंग भी होता है, अपने साथियों समेत उनको मंजिल तक पहुंचाना भी उसकी जिम्मेदारी में, साथियों को मंजिल तक पहुंचाना जिम्मेदारियों में शामिल था। 90 सेकंड हो गए। जुल्फ़िकार साहब, आपकी तरफ दोबारा होंगे। एहतशाम साहब, अभी जो हालात पैदा हुए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीटीआई को छोड़ने के बाद रिग्रेट भी कर रहे हैं क्योंकि जिस पार्टी में वो गए उनको वो पोजीशन नहीं मिली। एक तो ये कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी और नून लीग, अब पीटीआई से जो लोग बाकी दो पार्टीज में जा रहे हैं, क्या उनके पास वापसी का कोई रास्ता है अगर कोई पीपल्स पार्टी या नून लीग में जाना चाहता है तो? देखिए, दो सवाल हैं। पहली तो मुझे वो शहबाज साहब की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कल कहा था, ये बड़ा अजीब सा जुमला था लेकिन शायद ठीक बैठा था। उन्होंने कहा कि कासिम के अब्बा ने एक ईंट नहीं लगाई लेकिन मुल्क की ईंट सेंट बजा दी। मेरा ख्याल है चलें उसमें तो कुछ आप इख्तलाफ कर सकते हैं, शायद कुछ आखिरी साल में काम किया। उन्होंने बहरहाल अपनी पार्टी की ईंट सेंट ज़रूर बजा दी। जिस तरीके से ये पार्टी का शरियादा बिगड़ता नज़र आ रहा है। देखिए, जो अब आप पूछ रही हैं ना सलमा, देखें अब आज के बाद बड़े लोग प्रेडिक्ट करेंगे। आज के बाद आप मेरी बात लिख लीजिएगा, इस पे एडिटोरियल भी आएंगे, आर्टिकल्स भी आएंगे, लोगों की राय भी आएंगी, टेलीविज़न पे भी लोग बात करेंगे। इससे पहले लोग कह रहे थे कि नहीं देखें जिस अंदाज से इस्टेब्लिशमेंट एक साथ खड़ी है, पीडीएम की जमातें खड़ी हैं, ये पार्टी को तोड़ा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, अगरचे उससे हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं, बिल्कुल वन साइडेड वर्जन था। लेकिन आज परवेज़ खटक जैसी एक टॉवरिंग पर्सनैलिटी जो केपी से जिनका ताल्लुक है, देखें उनके साथ इनके इख्तलाफात शुरू हो गए थे चेयरमैन अपना पीटीआई के साथ। जिस दिन उन्होंने नेक्स्ट टर्म के बाद नहीं बनाया था चीफ मिनिस्टर, महमूद खान को बनाया, उनसे उनकी नाराज़गी होगी। फिर वो सेंटर में आ गए, सेंटर में आने के बाद उन्होंने कहा मुझे वज़ीर दाखिला बना दिया जाए, उन्हें वो नहीं बनाया गया। उसके बाद उनके इख्तलाफात हैं, लेकिन कासिम के अब्बा ये कभी रिस्क नहीं ले सकते थे कि इतनी ज़्यादा जिसको कहते हैं फॉलोइंग वाला बंदा उसको साइड लाइन कर दिया जाए। उनकी बहुत सारी बातें इख्तलाफ करने के बावजूद मानते थे। सही। देखिए, अब ये मसला जो हुआ, जिस अंदाज से 9 मई का वाक़या हुआ, जिस अंदाज से लड़ाइयाँ सबसे की गई, उसके बाद हालात ख़राब होते चले गए। अब ये कि पीटीआई के लोग जो है ना, मुझे अपने ज़ाती तौर पर लगता है कि उनको एक बहुत बड़ा सलमा प्लेटफार्म मिल गया है। ये प्लेटफार्म मिला है, ये इनकी पीटीआई पार्लियामेंट्री की सूरत में, मेरा ख्याल है वो सोचेंगे बजाय पीपल्स पार्टी या किसी पीएमएन की तरफ जाने, अपने साथियों के साथ चले जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या ये बेहतर चॉइस हो सकती है पीटीआई छोड़ने वालों के लिए कि वो पीपल्स पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में जाए या फिर वो नून लीग में जाए या फिर वो अपने पुराने साथियों के साथ मिल बैठेंगे? वो क्या करेंगे? लोगों के पास चॉइस क्या है? और अगर कोई वापस आना चाहता है, किसी को लगता है कि पीटीआई का अभी भी वोट बैंक है, मैं वापस चला जाऊँ, मुझसे गलती होगी पार्टी छोड़ के, तो क्या उनके पास कोई वापसी का रास्ता मौजूद है? देखिए सलमा, सियासतदान मैं समझता हूँ हम लोगों से कहीं ज़्यादा समझदार होते हैं अपने फ़ैसले करने में।
मैं तो किसी को मशवरा नहीं दे सकता कि वो पीपल्स पार्टी में जाएं या वो Observation PTI में क्या है जाएं। देखिए ऑब्जर्वेशन ये है कि पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ हलकों में तो जगह मौजूद सही। है, PMLN में मैं समझता हूँ कहीं भी जगह मौजूद नहीं। उनके अपने सारे के सारे कैंडिडेट जो हैं वो इन प्लेस हैं, और अगर कोई बाहर से आता है तो उनको कोई जगह नहीं मिल सकेगी। सही। PTI के साथ देखिए हुआ ये है कि अगर आप ब्रॉडर विजन से देखें कि आप सियासी जमात को मेजर करते हैं, नापते हैं, तोलते हैं कि उसने माशी पॉलिसी का क्या किया, उसने खारजा पॉलिसी के हवाले से क्या किया, उसने गवर्नेंस के हवाले से क्या किया। अब आप तीनों चीज़ों में अगर PTI को जान के देखें, उनके जो 3.5 साल गुजरे, देखिए माशी पॉलिसी उनके पास एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। खारजा पॉलिसी उन्होंने इतना बड़ा नुकसान पहुँचाया, तकरीबन जितने भी हमारे बड़े पुराने दोस्त थे, चाहे वो चीन हो, सऊदी अरेबिया हो, सबके साथ हमारी जो रिलेशनशिप है उसमें नुकसान। और गवर्नेंस, आप सोचिए कि आपने एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 10-11 करोड़ की आबादी है, वो आपने बुज़ार साहब के हवाले कर दिया। तो तीनों जगह से बहुत जो है PTI की, अगर आप जमात को एज देखा जाए, मुल्की मफाद के हवाले से देखा जाए, नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से देखा जाए, अगर ज़ाती तौर पे आपने कासिम के अब्बा साहब को देखना है तो उनका एहतशाम साहब एक ब्रांड था, वो बड़ा डैमेज हुआ है। उनका एक अनटेस्टेड पर्सनैलिटी थे, हम सब ये कहते हैं कि शायद ये आएंगे तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम करके दिखाएंगे, अब वो टेस्ट हो गए। आपने एक जुमला बड़ा अच्छा कहा है कि खारजा पॉलिसी के लेवल पे भी देखें, 2 वाक़यात देख लें। जब उन्होंने 2014 का धरना किया हुआ तो चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आना चाहते थे, चाइनीज़ एम्बेसडर उनके घर जाके उनको ऑलमोस्ट ऐसे किया कि खुदा का वास्ते ये धरना ख़त्म कर दें, कहते हैं मैं नहीं ख़त्म करूँ। उर्दुगान में आना था, आके पार्लियामेंट में खिताब करना था, ये वॉकआउट करके चले गए थे वहाँ से। तो देखें ये मुल्क को डैमेज करने में इन वाक़यात का बड़ा हाथ है। ठीक है, मैं दोबारा एहतशाम साहब आपका भी कमेंट लूँगी। अनवर साहब, मैं अगर सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लूँ, अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि पीपल्स पार्टी या नून लीग इंटरेस्टेड हैं कि वो लोग जिन्होंने PTI को छोड़ा वो उनके पास आएँ, कहीं ना कहीं से तो पिछले इलेक्शन में वो भी जीते थे, उनको भी इलेक्टेबल कहा जा सकता है और उनको भी सियासी तौर पर अपनी हार नज़र आती होगी अपने पुराने साथियों के पास जाने में, वो भी चाहेंगे कि वो शायद नई पार्टीज़ को ज्वाइन करे तो उनकी जगह बन जाए, कौमी असम्बली में ना सही किसी सूबे में बन जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए सलमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में तो इसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। ठीक है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके पास अपने इलेक्टेबल्स हैं और अपने वो लोग जो मुश्किल वक्त में मियाँ बरादरान के साथ खड़े रहे हैं, उनको आपने देनी टिकटें हैं। आप मुझे बताएं उनके साथ आप क्या सलूक रवा रखेंगे। हाँ, अलबत्ता पीपल्स पार्टी में गुंजाइश मौजूद है, वहाँ पर लोगों की कमी है, वहाँ पर इलेक्टेबल्स की कमी है, वहाँ पर जो लाइक माइंडेड लोग हैं जो पीपल्स पार्टी छोड़ कर गए थे वो वापस आ सकते हैं, कुछ और लोग भी आ सकते हैं। जी, जनूबी पंजाब साइड पे, उस साइड पे ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। अलबत्ता ये जो बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, वो प्रेफर करेंगे PTI के वो लोग जो इलेक्टेबल्स हैं या जो हलकों में मजबूत हैं, वो कोशिश करेंगे इन दोनों जमातों में जाना प्रेफर करेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो देखिए 4.25 बरस आपने इकट्ठे काम किया है, आप एक दूसरे के मिजाज को समझते हैं और आप एक कंफर्ट जोन में होंगे और आप एक दूसरे के साथ बारगेन भी कर सकते हैं, कुछ सीट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग में जाना अब मुश्किल होगा। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब आप देखें हवा का रुख देखते हैं इलेक्टेबल्स ना। अब आपको याद होगा कि जब PTI के चेयरमैन जब वो इलेक्शन विन कर आए थे, उस वक्त सिचुएशन और थी। उन्हें ये समझना और सोचना चाहिए था कि जो लोग उन्हें इलेक्शन जितवा कर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनवाया, तो वो उनके लिए अगर आप उनके साथ इख्तलाफात करेंगे और अगर आपके मामला ख़राब होंगे तो डेफिनेटली फिर इस तरह ही होगा। आपने देखा माजी की मिसालें मौजूद हैं, कोई ये नई बात नहीं है। इस तरह ही आपको याद होगा पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी थी और इस तरह काफ बन गई थी, मुख्तलिफ जमातें बनी हैं। ये भी उसी की आप पैरेलल देखें, तारीख को दोहरा रहे हैं। और इससे समझना आप सियासतदानों को ये चाहिए कि उन्हें अपने इंस्टीट्यूशन को मजीद मजबूत करने की इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की जरूरत है। इसी कमेंट के साथ एक तरफ जाते हैं, वापस आते हैं तो फिर जानते हैं कि इलेक्शन आखिर होंगे कब। रोज एक नई तारीख आती है, इससे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इंतहाई अहम मामला इलेक्शन से मुताल्लिक कहा जाता है इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, एक अभाम मौजूद है। अभी तक वज़ीर आज़म कभी कहते हैं 14 अगस्त को हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, कभी वो ये कहते हैं कि हम वक्त से पहले हुकूमत छोड़ जाएंगे। जुल्फ़िकार राहत साहब, बड़ा अहम मसला है। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर कानून, इसके अलावा दीगर वज़रा आके हमें कहा करते थे जब सूबाई इलेक्शन का मामला था कि नई मरदमशुमारी के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते, हल्का बंदियाँ बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है। लेकिन अभी तक मरदमशुमारी खत्म हो गई, नोटिफाई नहीं किया गया उन रिजल्ट्स को, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं बुलाया गया। दिक्कत क्या है, मुश्किल क्या है? की तरफ आने से पहले मैं एक शॉर्ट कमेंट करना चाहूंगा जो पहले हमारी डिस्कशन चल रही थी
के पी के अंदर पीटीआई की चूंकि वहाँ पे खासी मकबूलियत थी और वहाँ पे जो ग्राउंड के ऊपर सियासत थी, उसके लिए वहाँ पे खटक साहब जैसा शख्स भी लाया जा सकता था। पंजाब का जो मिजाज है और पंजाब की जो सूरत हाल थी और यहाँ पे जो फॉलोइंग थी, उसको काउंटर करने के लिए सलीम खान और जहांगीर तरीन ही जरूरी थे। इस दफा खासी एहतियात की जा रही है, क्योंकि बाद का कई खिलौने ऐसे बन जाते हैं कि जिनका बाद में चोर कुछ नहीं होता। तो लिहाजा खासी एहतियात की जा रही है ग्राउंड रियलिटीज को और वहाँ की जरूरत को समझते हुए कि किस तरह चीजों को किया जाए। सही। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इलेक्शन की तरफ। तो इलेक्शन के हवाले से मेरी इतला जो है कि इसी तरह सूरत हाल चलती रहेगी। पॉलिटिकल पार्टियां कहेंगी कि हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, नून लीग भी कहेगी, पीपल्स पार्टी भी कहेगी जी इत्तेफाक हो गया, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मिले और इलेक्शन करवाने का इत्तेफाक हो गया, केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने पे इत्तेफाक हो गया, फलां दिन असम्बलियां टूट जाएंगी, फलां दिन केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे वाला जो मामला है वो मेरी इतला के मुताबिक वो मामला थोड़ा सा लंबा चलेगा। ठीक। एक तो केयर टेकर की जो शक्ल होगी उससे आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि मामला है क्या। मेरी इतला के मुताबिक अभी मामला इलेक्शन नंबर 1 नहीं है, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नंबर 1 है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करना नंबर 1 है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को एड्रेस करना नंबर 1 है, पाकिस्तान की जो दीगर इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना शायद टॉप प्रायोरिटी है। तो इस हवाले से काम हो रहा है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि 1.5-2 साल इससे लग जाएंगे। तो उसके बाद ही मेरा ख्याल इलेक्शन का ख्याल रखा जाए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की जो तैयारी मैं देख रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, वो मुझे इलेक्शन में जाती हुई और इलेक्शन अभी इलेक्शन वाला माहौल बनता नजर नहीं आ रहा। जुल्फिकार साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, हमारा फॉर्मेट है कि 90 सेकंड्स में जवाब कंप्लीट करना होता है। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी कहती है बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे, नून लीग कहती है अगले वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ होंगे, आखिर वजीर आजम कौन होगा? अगर दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट कॉमन नहीं है, दोनों को अपना अपना वजीर आजम होगा, तो फिर अभी तक ये अलायंस चल कैसे रहा है? देखिए, मुझे लगता है इलेक्शन होगा मजे का, जब भी होगा। जोड़े दौड़ रहे हैं। हाँ। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उम्मीदवार हैं वजीर आजम के, उनकी बेटी जो हैं वो वजीर आला की उम्मीदवार हैं। हाँ। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब भी वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, उनके बेटे वजीर आला के उम्मीदवार हैं। जरदारी साहब जो हैं वो सदर के उम्मीदवार हैं, उनके बेटे जो हैं वो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। मौलाना साहब को भी सदर के उम्मीदवार हैं और उनके बेटे शायद वजीर आला के उम्मीदवार। अच्छा, मेरी इतला के मुताबिक सलमा, जुलाई की 25 तारीख को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुला ली गई है। मेरी इतला ये है। इट्स ए बिग न्यूज कि अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होने जा और रही है, एजेंडे पे ये लिखा है कि नोटिफाई करना है या नहीं करना। ठीक। देखिए, टेक्निकली 2017 में जो हमारा मर्दमशुमारी हुई थी उसकी बुनियाद के ऊपर 2018 के इलेक्शंस हुए थे। अब उसमें 21 करोड़ की आबादी थी, आप 25 कह रहे हैं। अगर 4 करोड़ आबादी बढ़ गई है, वो किन इलाकों में बढ़ी है, किन हलकों में बढ़ी है, अगर हम पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शन करवा देते हैं तो वो तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, वो गैर नुमाइंदा होंगे। हमें पता नहीं है कि हल्के का साइज क्या है, पॉपुलेशन कहाँ पे बढ़ी है, कहाँ पे जो है वो नहीं बढ़ी। तो ये पुराने मर्दमशुमारी भी तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होना वाजिब नहीं होगा। वी विल एंड अप इन अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो होने तो उसी बुनियाद पे चाहिए। अब मर्दमशुमारी के बाद नताइज को नोटिफाई किया जाता है। जब वो नोटिफाई हो जाते हैं तो फिर वो कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपने हल्का बंदियां करनी, डिलिमिटेशन दोबारा से करनी है। अभी तक तो फंसा हुआ मामला कि नोटिफाई होना या नहीं, शायद 25 तारीख को नोटिफाई कर दिया। ठीक, शायद 2-3 चीजें हैं जो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा गुजलक वाला मामला बना दिया गया है। पहली तो बात यह है कि अनवर रज़ा, आपको याद है और वफ़ार राहत को भी डेफिनेटली याद होगा इस बात का कि 2017 में आखिरी हमारी सेंसस हुई थी और कानून आइन के मुताबिक यह है कि ये 10 बरस में होनी चाहिए, 10 साल के बाद होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो बुनियादी तौर पे 2027 में होनी चाहिए। ये इस पर MQM ने बहुत जोर दिया था। तालियों की जब शमूलियत होती है कैबिनेट में तो बहुत सारी उनकी बातें मानी जाती हैं। अब उनकी बात मान ली गई थी, फिर अब देखें ये कैबिनेट का डिसीजन है, CCI का डिसीजन है कि अगला इलेक्शन 2023 की रायशुमारी जो अपना मर्दमशुमारी है उसके मुताबिक हो। ये जो हो रही है अगला इलेक्शन 2023 का, मौजूदा जब तक ये मुकम्मल नहीं हो जाती, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अप्रैल में मुकम्मल होनी है मर्दमशुमारी, फिर इलेक्शन हो। अभी यह है कि जी क्या वजह है कि अभी तक इस पर इतफाक नहीं हो सका। अभी राना सनाउल्लाह साहब का भी, मैं अगर गलत नहीं हूँ, स्टेटमेंट कल का परसों का है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी 2017 के मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे। ऐसा इकबाल साहब ने भी कहा, उन्होंने मलिक साहब, इसका मतलब है कि उन्होंने हाथ उठा दिए हैं। यही वजह है कि गजट नोटिफिकेशन होता नजर नहीं आ रहा है इसका, जिसका अप्रैल में होना है। एक
अगली बात यह है कि एक बड़ी पार्टी है, जो मर्जी आप कहें, पीटीआई की है, अब लोग उसके बारे में भी बात कर रहे हैं कि जी अब अहम सवाल है कि जी क्या पीटीआई इंतखाबी अमल का हिस्सा होगी, क्या कासम के अब्बा जो है ना वो उनका सियासी मुस्तकबिल तय हो गया, क्या करना है, और फिर यह है कि जी जमात के तौर पर इलेक्शन लेगी, क्या होगा, या अपने उसके पास उम्मीदवार मुहैया होंगे कि नहीं होंगे, ये अपनी जगह एक सवाल खड़ा है। लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ये जिसको कहना चाहिए, ये जो फिजा बनी है ना अनसर्टेनिटी की, इसको दूर करने की ज़रूरत है। अब अगले दिन जिस तरीके से लाहौर में प्राइम मिनिस्टर ने बातें की, उससे तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि शायद अब गुंजाइश नहीं है। अब देखें उनके ब्याह पे कारा साहब का स्टेटमेंट मौजूद है, वो कह रहे हैं कि जी जल्द ही प्राइम मिनिस्टर साहब ना निगरान सेटअप के लिए राजा रियाज साहब से बातचीत करेंगे ताकि अगला निगरान वज़ीर-ए-आज़म रखा जाए। लेकिन जो जुल्फ़िकार साहब ने भी कहा कि तरजीह किसको देनी है, सियासत को या मईशत को। अच्छा, ये बातें वैसे ये पूरी गवर्नमेंट में करते चले आ रहे हैं। अनवर साहब, दो तीन चीज़ें मैं सम अप कर देती हूँ, मैं चाहूँगी क्विकली अगर आप उन तीनों को एड्रेस कर दें। एक तो ये कि नवाज शरीफ कब आएंगे, दूसरा ये कि क्या दोबारा हम हंग पार्लियामेंट की तरफ भी जा सकते हैं, और तीसरी बात ये, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, तीनों सवालों को क्लब करना पड़ा मुझे, बहुत टेक्निकल सवाल है कि अगर मरदमशुमारी के नताइज को पब्लिक नहीं किया जाता, नोटिफाई नहीं किया जाता, इलेक्शन हो जाते हैं, पुरानी मरदमशुमारी पर नई आने वाली गवर्नमेंट जो भी बनती है वो चैलेंज कर देती है कि अभी नई मरदमशुमारी हो चुकी थी, नोटिफाई ना होने की वजह से हल्का बंदियां नहीं हुई, आबादी बढ़ चुकी है, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, फिर क्या होगा? देखिए, आपके तीसरे सवाल का पहले जवाब, इलेक्शन कमीशन इस बात पर बिल्कुल एग्री है कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन करवा लें, हम तैयार बैठे हैं। और एमके में एक बड़ी सियासी जमात है, उसका ये मुतालबा है, और मुतालबा भी बिल्कुल जायज़ है। देखिए, जब आप 24 से 25 करोड़ अब तक पहुंच चुके हैं तो फिर आपको नई मरदमशुमारी करवानी पड़ेगी, और ये आइन में नहीं लिखा हुआ कि आपने 10 साल बाद ही करवानी है। सीसीआई और गवर्नमेंट का डिसीजन है, और हालात के मुताबिक फैसले तब्दील होते हैं। दूसरी बात, आपने नवाज शरीफ का कहा, नवाज शरीफ बिल्कुल देख रहे हैं कि कब इलेक्शंस अनाउंस होंगे, उसके बाद वो आएंगे। उससे पहले वो पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उसके साथ राब्ते में और मोमेंटम बना रहे हैं। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि वो बाहर बैठकर भी गवर्नमेंट भी चला रहे थे। मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी के साथ मेजर डिसीजन पावर जो थी उन्हीं के पास ही, उसको सिर्फ इंप्लीमेंट जो थे वो शहबाज शरीफ किया करते थे। और तीसरा आपने सवाल किया था गालबन निगरान सेटअप के हवाले से, निगरान सेटअप के हवाले से। देखिए, जो आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई लाहौर में, उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से निगरान सेटअप के लिए नाम दिए गए हैं वो डिस्कस हुए हैं। जो लिस्ट थी वो गालबन मेरी इत्तला के मुताबिक वो शेयर की है शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के पास। अब उस पर डेफिनेटली मुशावरत होगी, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान को, नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड लेंगे, उसके बाद पिक एंड चूज किया जाएगा, और उसके बाद इलेक्शन निगरान सेटअप की तरफ जाया जाएगा। अभी लेकिन जो बाकी जगह हैं जहाँ पर वज़रा के इंटरव्यूज भी हो रहे हैं और लिस्ट बनती जा रही है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान निगरान लाना है। अगली गवर्नमेंट की शक्ल क्या नजर आ रही है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था आपका। बिल्कुल हंग पार्लियामेंट होगी वो, उसकी वजह से, उसका रीज़न ये है कि आप देख रही हैं कि अभी तक जो पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप होती जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक और जमात निकल आई है जो डोमिनेट करेगी और जो केपीके में अपना एक वजन रखेगी। जी, और उधर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, उसके साथ के लिए जो मशवरा राजा रियाज साहब के साथ करना है, वो अपने साथ वो खुद ही करना, वो एप्लीकेशन भी दे देंगे। वो शहबाज शरीफ ने वो जो मुशावरत है आईनी तकाज़ा वो अपने साथ खुद ही करना है, वो तो आपको पता है एक आईनी तकाज़ा। हाँ, ये हंग पार्लियामेंट डेफिनेटली होगी। उसकी वजह यह है कि आपने किसी एक को 2/3 अक्सरियत देकर माजी में भी देख लिया, अब खान साहब जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनको भी एक भारी अक्सरियत देकर देख लिया। अब हंग पार्लियामेंट से ये होता है कि एस्टेब्लिशमेंट जब चाहती है, जिस तरह चाहती है, अब एक नया तजुर्बा होगा। ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन की बात हो या महंगाई की बात हो, महंगाई के साथ जुड़ा हुआ मामला आईएमएफ का, और आईएमएफ डील के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, अमन बहुत ज़रूरी है। अमन को मेंटेन करने के लिए आर्मी चीफ ने इस वीकेंड पे दौरा किया, बड़ा अहम दौरा था, दौरा ईरान, उस पर बात कर लेते हैं। अनवर साहब, ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट था, दहशतगर्दों के नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई गई है। इस दौरे की सिग्निफिकेंस क्या है? अहमियत है कि आप देखिए कि खत्ते में अब नया ब्लॉक बनने जा रहा है, तकरीबन बन चुका है, तो आपको सरहदों पर जो पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज़ है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस नए ब्लॉक से माशी सूरत को बेहतर करना है, जोड़ना, तो ये दौरा ईरान जो था आर्मी चीफ का इंतहाई अहमियत का हामिल था। उसमें उन्होंने ये तय किया ईरान और कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो नेटवर्क है सरहदों पर, उनके खिलाफ मिलकर कार्रवाई करेंगे और इंटेलिजेंस बेस हम वहाँ पर ऑपरेशन करेंगे। अफगानिस्तान में भी चल रहा है, ईरान में भी चलेगा। और आपको अगर याद हो तो ईरान की सरहद के जरिए इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज
करने के लिए और यहाँ पर दहशत गर्दी करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा वाक़यात वहाँ से रिपोर्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से हमने पकड़े भी हैं। तो अगर आप इन इंटरनेशनल बॉर्डर पे और जो हमारे बॉर्डर्स हैं हमसाया ममालिक के साथ मिलते हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को बेहतर करेंगे तो आपकी तिजारत होगी और आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत की बेहतरी के साथ साथ इकॉनमी की सूरत जो है वो इससे लिंक करती है। इकोनॉमी की सूरत हाल बहुत इंपॉर्टेंट है एहतिशाम साहब। एक तो ये दौरा, क्योंकि हमारा CPEC का जो रूट था उस पर दहशत गर्दी के वाकयात इंडिकेट करते हैं कि बैरूनी हाथ मुलविस है और उसको सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, महंगाई की जब बात करते हैं, IMF की जो शराइत थी उनमें कुछ बड़ी कड़ी शराइत में ये भी शामिल था कि बिजली का टैरिफ बढ़ेगा, गैस की कीमतें बढ़ेंगी। आम आदमी की तो कमर टूट गई है। वन लाइनर ईरान के दौरे पे है सलमा, जो हमारे आर्मी चीफ होके गए हैं ना, ईरानियों के बारे में कहा जाता है बड़े टफ निगोशिएटर्स हैं, वो बात नहीं मानते जल्दी। पहली मरतबा उनको मेरी इत्तला के मुताबिक डॉक्टर साहब बाकायदा एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ बताया गया है कि जी आपके ईरानी बलोचिस्तान से जो दहशत गर्दी कलबोशन से जो शुरू हुई थी, आज भी वहाँ पे ये काम हो रहा है, आप इसको रोकें। और उनको जब सबूत दिए गए तो उन्होंने इकरार किया, माना इस बात को, और उसके बाद जो आप कह रहे हैं ये तय हुआ कि मिल के दहशत गर्दी का मुकाबला करेंगे। मेरा ख्याल है यहाँ से अगर ठीक हो जाता है मामला हमारा ईरानी बलूचिस्तान के साथ और हमारा बलूचिस्तान वाला मामला, तो फिर एक टारगेट रह जाएगा जो KP में जिस अंदाज से कुन्नड़ और नूरस्तान और क्या कहते हैं कुछ जगहों से लोग बैठ के दहशत गर्दी कर दूँ। अब ये रह गया महंगाई का सवाल। डॉक्टर साहब, महंगाई के लिए सारी दुनिया में देखें इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, हमारे यहाँ अभी तक 23% है इंटरेस्ट रेट। एक बड़ी वजह होती है महंगाई की, अल्लाह करे आज भी पिछला महीना गुजरा है 28-29% हमारी महंगाई है। वैसे तो स्टेट बैंक के गवर्नर कहते हैं कि 3 साल में नीचे आएगी। मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि हुकूमत इस पर और ख़ास तौर पर आने वाली हुकूमत को अपनी हिकमत अमली बनाए, क्योंकि हम तंग आ गए हैं। लोग चाहते हैं कि यह हमारे इक़्तिदार में रहने वाले लोग चाहते हैं कि लोग सड़कों पे आएँ। उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि महंगाई को काउंटर करने की कुछ किया जाए, इससे बचना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक तो जो जाने वाली गवर्नमेंट थी उसने अरबों रुपए किसको दे दिए, स्टेट बैंक के गवर्नर नाम नहीं बता रहे। एक तो उनके नज़दीकी मामला खुफिया, और दूसरा अभी जो हमें पैसे आए हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अब तरक्याती कामों पर लगना शुरू हो गए हैं। इलेक्शन कैंपेन समझ लेके स्टार्ट होगी उन पैसों से। अगर वो पैसे भी वहाँ लग गए तो आवाम क्या करेगी, आवाम की जेबों से निकलेंगे। सलमा, वो स्टेट बैंक ने शायद बता दिया है, जो कमेटी बनी है उनके सामने, आवाम के सामने 650 लोग। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पैसे अवाम के हैं तो वो अवाम को बताना चाहिए। अभी आप ईरान और रूस और अनवर साहब ने जिक्र किया कि वो ब्लॉक बन रहा है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखिए, पैसे हमने लेने जाना है IMF के पास, और तिजारत हम कहते हैं हमने ईरान और रूस के साथ करनी है। सस्ता तेल लेने जाते हैं हम रूस के पास, और असला हम भेजते हैं यूक्रेन के ऊपर। सर, जिधर से पैसे आएंगे उधर ही कौन डील करेंगे फैसला ना। साजी कर रहा है हमारे बिहाफ के ऊपर? सारे मुतदाद किस्म के फैसले हो रहे हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया कि IMF के पैकेज के नतीजे में महंगाई आ रही है। हाँ। यकीन जानिए, मैंने इतने सारे IMF के एग्रीमेंट मुख्तलिफ ममालिक के साथ पढ़े हैं, कहीं ये नहीं लिखा होता कि आप बिजली के रेट बढ़ा दें। सर, ये कुर्बानी का बयान आया डायरेक्टर का, कुर्बानी का बकरा बनाते हैं हम IMF को। हमारी अपनी गलतियां हैं। IMF ये कहती है कि आपको जिस कीमत पे बिजली मिल रही है उससे सस्ती आपने नहीं बेचनी। ठीक। अगर आपको 50 रुपए की मिल रही है तो आपने 50 रुपए की बेचनी है, आपने सब्सिडी नहीं देनी। कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आप टैरिफ बढ़ा दें। IMF क्योंकि हमारी हुकूमत चोरी नहीं रोक सकती, तो हमें मजबूरी कीमत बढ़ानी पड़ती। आपने 95% टाइम दिया सियासत को और 5% दिया हमने मईशत को, इसीलिए मईशत का ये हाल है। लेकिन हम डेली 90% टाइम देते हैं मईशत को। जुल्फिकार साहब, महंगाई बढ़ रही है, IMF ने प्लान मांग लिया है कि आपका जो रियल स्टेट सेक्टर है, जो आपकी ज़रूरी शोबा है, उसके ऊपर टैक्सेस लगाएं और पैसे पूरे करें। कहाँ से जनरेट करेंगे? गरीब आदमी मारा जाएगा। देखिए, IMF का जो बेलोड पैकेज अभी मिला है उससे आपके रिजर्व तो वसी तौर पे सेटल हो गए। हाँ। लेकिन बाकी चीजें आपको खुद करनी है, अपने हाउस को इन ऑर्डर आपने खुद करना है। जिस तरह आर्मी चीफ की भी बात हो रही थी कि आर्मी चीफ समझते हैं, 2 स्टाफ की एजेंसी को उन्होंने हेड किया है, वो समझते हैं कि अपने घर को इन ऑर्डर कैसे करना है और सरहदों को कैसे देखना है, और लॉ एंड ऑर्डर और जो दहशत गर्दी है उसके हवाले से इस्तेमा करना, क्योंकि वो सारे के सारे मामला आपकी मैशत के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की सिचुएशन है कि जो टैक्स नेट में लोग आ गए उनको आप रगड़ा लगाते जा रहे हैं, आप टैक्स नेट को नहीं बढ़ा रहे, बिजली चोरी आप नहीं रोक रहे, गैस चोरी हो रही है अरबों रुपए की, आप उसको नहीं रोक रहे, आप अपनी अयाशी को खत्म नहीं कर रहे, आप 80-90 रुकनी कबीना से आप कौन सा गवर्नेंस का मॉडल दे रहे हैं? IMF इतनी बड़ी काबीना से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकी, गवर्नमेंट जाने वाली है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार, भी हमारे तमाम पैनलिस्ट का जो शो में शामिल थे। उम्मीद है आपको आज का पब्लिक ओपिनियन पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।